हेलो दोस्तों। प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रहा है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 50 MCQS का मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर के उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वीडियो जो है वो आपको आने वाली कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन होगी उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में जो है 41 ऐसे MCQS के बारे में बात की है, उसमें से कई सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे गए हैं और कॉन्सेप्ट के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाले कोई भी एग्जामिनेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला MCQ है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज। तो ये जो है वो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। दूसरा MCQ है, द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एनी टू पार्टिकल डू नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि दो पार्टिकल के बीच में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा है, तो उसमें जो है वो ये रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, रिजिड बॉडी। तीसरा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट विच हैज ओनली मास नो साइज। तो यहाँ पे ओनली मास एंड नो साइज है, उस पर से क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है वो पार्टिकल के ऊपर लागू पड़ती है क्योंकि पार्टिकल का केवल मास होता है, उसकी कोई साइज नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, पार्टिकल। चौथा MCQ है, एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ। तो ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो न्यूटन का अगर कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए तो सिंपल एक ही इक्वेशन आपको याद करना होगा, F इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो ये सब क्या है, तो उसके ऊपर से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये सब कैसे आया, तो जिस इक्वेशन के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है, एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। जो के है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और एम है वो मास और ए जो है वो एक्सेलरेशन है। पांचवा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये सारी जो रिक्वायर्ड है, पॉइंट ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होना चाहिए, तभी हम जो है वो फोर्स को पूरी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। छठा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे पेयर बनाने के क्वेश्चन में भी पूछते हैं और एक एक करके भी पूछते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस के ऊपर नजर डालें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले में सी मतलब 10⁻⁻6 इज इक्वल टू माइक्रो, 10⁻9 मतलब हो जाएगा गीगा, 10⁻3 मतलब हो जाएगा मिली एंड 10⁻6 मतलब हो जाएगा मेगा। सातवां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे नॉट स्केलर के बारे में बताया गया है, ऊपर दिखाए गए सारे ऑप्शंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो जहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आठवां MCQ है, विच लॉ फॉलो दिस इमेज। तो इमेज में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की बात की गई है। आप बीच में देखेंगे तो बी और डी को जोड़ती हुई लाइन जो है वो आर रिजल्टेंट की ओर इशारा करती है। तो ऑप्शंस के ऊपर हम अगर नजर डालें, पैरेललोग्राम लॉ जो है वो यहाँ पे फिट बैठता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो दो फोर्सेस जो पी और क्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका रिजल्टेंट जो है वो आर के रूप में यहाँ पे ओ और सी को लेकर दिखाया गया है। तो सेम आपको क्वेश्चन की आकृति में भी दिखाई देगा। पैरेललोग्राम का जो है वो लो इस तरीके से काम करता है। नौवा MCQ है, इफ द नेट इफेक्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज सेम एज द कंबाइंड ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर हम बात करें कोई फोर्सेस का बंच है, अगर आप उससे कोई बॉडी के ऊपर प्रहार करेंगे और एक एक फोर्स के जरिए उस पर वार करेंगे तो उन सभी का समेसन जो है तो वो कंबाइंड फोर्स के बराबर होगा। तो ये सुपर पोजिशन में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 10वां MCQ है, द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए।
तो इक्विलिब्रियम के बारे में एक और बात जाननी ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम जो है वो सेम मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी वो बॉडी के मूवमेंट जो है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करके उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए हेल्पफुल होगा। 11वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अप्लाइड फोर्स। तो नॉन अप्लाइड फोर्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो सेल्फ फेट जो है वो नॉन अप्लाइड है, क्योंकि वो एक्सटर्नली नहीं इंटरनली होता है। और रिएक्शन जो है वो भी इंटरनल होता है, क्योंकि वो किसी फोर्स का रिएक्शन करता है तो वो अपने आप में किसी के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाता, वो अपने आप में होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। 12वां एमसीक्यू है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ट्रस्ट आर लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट ट्रस्ट इज नोन एज। तो कोई ट्रस्ट है उसमें मिनिमम 3 मेंबर चाहिए बनाने के लिए, तो अगर उसमें मेंबर्स की कमी है ताकि पूरा ट्रस्ट ना बन पाए तो उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 13वां एमसीक्यू है, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय फ्रॉम एपेक्स। काफी सारे बच्चे यहाँ पे भूल करते हैं, h/3 लिख करके आते हैं, पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एपेक्स के ऊपर से अगर हम देखें तो एपेक्स से नापने की बात आई तो यहाँ पे हो जाएगा 2h/3। तो यहाँ पे h/3 नहीं होगा। एपेक्स से अगर आपको पूछे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2h/3। 14वां एमसीक्यू है, इफ देर इज a rectangle of width b and depth d, then moment of inertia will be given by। काफी इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्स एक्सेस के जरिए अगर हम बात करें तो BD³/12 एंड वाई वाई एक्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो DB³/12। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15वां एमसीक्यू है, the surface area and volume generated by rotating a curve and a plane area about a non-intersecting axis is given by। पप्पूस-गोल्डिनस थ्योरम का डेफिनेशन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 16वां एमसीक्यू है, मटेरियल इज सेड टू बी एन आइसोट्रोपिक वेन। तो मटेरियल की अगर हम बात करें उसकी अगर आइडेंटिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी कोई भी पॉइंट पे तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 17वां एमसीक्यू है, फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में अगर आपको याद हो तो इक्वेशन में सबसे पहले आता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये जो सीक्वेंस है सी में मैच खाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन का वाला कर्व जो है उसको दिखाया गया है, और साइड में उसके कोई भी पोर्शन को किस तरीके से नाम डिनोट किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो वो एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में से किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये फिगर रटी हुई होनी चाहिए ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर इजीली आ जाए, और ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं कोई भी एग्जामिनेशन में। 18वां एमसीक्यू है, रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शॉक लोडिंग में जो है वो रेजिलियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, शॉक लोडिंग। 19वां एमसीक्यू है, टाइम इज ब्लैंक क्वांटिटी। तो टाइम की अगर हम बात करें तो वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 20वां एमसीक्यू है, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन में हो तो उसको हम बोलेंगे को लीनियर, एक ही लाइन में होने वाला एक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे उभर करके आता है कि किस तरीके से कोप्लेनर, कॉनकरंट और कोलिनियर का कंसेप्ट जो है काम करता है। तो इमेज में आप देख सकते हैं सबसे पहला है कोप्लेनर। एक ही प्लेन में कई सारे फोर्सेस हो तो उन सभी को बोलते हैं हम कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। उसके बाद आता है कॉनकरंट, मतलब कई सारे फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कौन करंट। और कई सारे फोर्सेस एक ही लाइन में फोर्स कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे को लीनियर, एक ही लाइन में। 21वां एमसीक्यू है, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम द ईच फोर्स इज पोटेंशियल टू द ब्लैंक एंगल ऑफ बिटवीन टू अदर्स। तो ये लामिस थ्योरम का जो है डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा एंगल। तो लामिस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लामिस थ्योरम किस तरीके से जो है काम करता है। तो अगर हम बात करें एक फिगर में से तो P फोर्सेस है उसके सामने एंगल हो जाएगा अल्फा, Q फोर्स के सामने एंगल हो जाएगा बीटा और R फोर्स के सामने एंगल हो जाएगा गामा। तो किस तरीके से ये सारा काम करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ABC जो है उसको आप P, Q और R कंसिडर कर सकते हैं,
और सामने की अगर हम बात करें तो P के सामने हो जाएगा साइन अल्फा, Q के सामने हो जाएगा साइन बीटा और C के सामने हो जाएगा साइन गामा। तो इस तरीके से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 22वां MCQ है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन पार्टिकल, the algebraic sum of the moment of all the forces about any point is equal to the moment of the resultant force is about the same point। तो ये जो है वो विरीगोन्स का प्रिंसिपल जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता हुआ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, विरीगोन्स प्रिंसिपल। 23वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट हैज ओनली वन रिएक्शन। तो नीचे में से कौन सा सपोर्ट है जिसमें केवल एक ही रिएक्शन होगा। तो ये हो जाएगा सिंपली सपोर्ट, क्योंकि उसमें भी एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, और एक हो जाएगा रोलर सपोर्ट, जिसमें भी वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आंसर दो हो जाएंगे ए एंड सी। 24वां MCQ है, इम्पैक्ट टेस्ट मेजर्स ब्लैंक ऑफ द मटेरियल। तो इम्पैक्ट टेस्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो टफनेस नापता है मटेरियल की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 25वां MCQ है, एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं इसी थियरम से। तो अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ स्लोप जो होगा वो एंगल ऑफ रिपोज की बिल्कुल इक्वल टू होगा। वो किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ आप फिगर पर पे देख सकते हैं। जैसे ही थीटा का एंगल बढ़ेगा एंगल ऑफ रिपोज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 26वां MCQ है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो आई से डिनोट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट जो है वो mm⁴ है। मतलब ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की पावर 4, तो इस तरीके से जो है वो आप ऐसा यूनिट में या फिर किसी भी रिलेवेंट यूनिट में आप उसका आंसर दे सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एनी एक्सिस। तो एरिया की आप सेकंड मोमेंट ढूंढेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 27वां MCQ है, द प्रोडक्ट ई आई इज नोन एज। तो ये काफ़ी सम्स में आपको देखने को मिला होगा, ई की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो ई जो है वो हो जाएगा यहाँ पे फ्लेक्सरल रिजिडिटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 28वां MCQ है, डिफॉर्मेशन इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परिंग सर्कुलर सेक्शन डिक्रीज विथ। तो पीछे दिया गया शब्द डिक्रीज विथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, डायमीटर। तो इक्वेशन के ऊपर से अगर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सम्स में आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई इंटू ई इंटू D1 इंटू D2। तो मल्टीपल सर्कुलर वाला कोई रोड होगा तो उसमें डेल्टा में किस तरीके से चेंज आता है, उसमें लेंथ में किस तरीके से चेंज आता है। तो डिक्रीज होने की बात है तो यहाँ पे डायमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 29वां MCQ है, पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट इज। तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो 0.09 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 30वां MCQ है, बल्क मॉड्यूलस के इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कई बार डेफिनेशंस भी पूछते हैं। 32वां MCQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईएएस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर एनी मटेरियल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो सामान्यतः हम लोग जो सोचते हैं कि 0 से 1 के बीच में पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होगी, अगर आपने कॉमनली ध्यान भी दिया होगा तो पॉइजन्स रेशियो जो है वो 0.05 से बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 1/2। 33वां MCQ है, ये भी आईएएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.2। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12/5। पर ये कैसे आया, इस इक्वेशन के जरिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो E इज इक्वल टू 2G 1+1/m। 1/m जो है वो ये पॉइजन्स रेशियो को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो 2G 1+1/m जो है वो उसको पॉइजन्स रेशियो के ऊपर हम बात करें तो E के अपॉन हो जाएगा G, उसके सामने हो जाएगा 2 और 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो मतलब 0.2। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा 2.4। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 12/5 का आंसर हो जाएगा 2.4।
तो यहाँ पे तो इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस का जो है वो रेशियो होगा यहाँ पे 12/5 का होगा। तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन के जरिए जो भी आप काफ़ी इजी क्वेश्चंस जो होता है उसको सोल्व कर सकते हैं। कई सारे एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे इक्वेशंस को भी अगर दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी इजीली जो है वो उसका आंसर आप ढूंढ पाएंगे। 34वां एमसीक्यू है, व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एट इट्स फ्री एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेल डेवलप एट टू। तो अगर आप कैंटिलीवर बीम के बारे में जानते हैं तो फ्री एंड के ऊपर अगर हम लोड डालेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो बॉटम फाइबर में आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, बॉटम फाइबर। फिगर में आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें इस तरीके से फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से फोर्स लगेगा तो ये नीचे वाला जो एरिया वो सिकुड़ जाएगा और ऊपर वाला एरिया जो है वो फैल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेंसल की बात की गई होती तो वो टॉप फाइबर होता, पर कंप्रेशन की बात करें तो वो होगा बॉटम फाइबर। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, बॉटम फाइबर में क्या होगा, टॉप फाइबर में क्या होगा। बॉटम फाइबर में कंप्रेशन एंड टॉप फाइबर में टेंशन। 35वां एमसीक्यू है, कास्टिलेटेड बीम्स आर यूज्ड फॉर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। हमारे यहाँ पे सामान्यतः इस बीम के बारे में बात नहीं की जाती और ये काफी इंपॉर्टेंट बहुत सारे स्ट्रक्चर में यूज होने वाला बीम है। कास्टिलेटेड बीम जो है वो लाइट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अगर आप देखना चाहते हैं कास्टिलेटेड बीम जो है किस तरीके से दिखता है तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऊपर दिखाए गए जो बीम है जिसमें बीच में आपको होल दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो बीम्स है वो पूरी इसको बोलते हैं कास्टिलेटेड बीम्स। तो ये इस तरीके से शेड या फिर वेयर हाउस बनाने में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें काफ़ी लोड तो नहीं आता पर किसी भी जगह को ढकने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 36वां एमसीक्यू है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सम्स तो सोल्व करते हैं पर आपका ध्यान नहीं होता तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैंटिलीवर बीम होगा तो उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वाली स्थिति जो है वो आप दिखाई देती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, कैंटिलीवर बीम। 37वां एमसीक्यू है, यूलर्स इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इज। तो स्लेंडरनेस रेशियो की अगर हम बात करें माइल्ड स्टील के केस में 80 से कम होगा तो उसमें जो यूलर्स इक्वेशन का उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो स्लेंडरनेस रेशियो के डेफिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सायरेशन, ये भी कभी एग्जामिनेशंस में पूछते हैं, या फिर आपको बता देंगे कि लेंथ कितनी है और स्लेंडरनेस रेशियो कितना है तो उस पर से आपको रेडियस ऑफ सायरेशन के जो है ढूंढने को करते हैं। तो आप इस तरीके से जो है इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो उसमें इजीली वैल्यूज पुट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। 38वां एमसीक्यू है, द बकलिंग लोड फॉर द कॉलम विल मैक्सिमम इफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आईएएस की एग्जामिनेशंस में पूछा गया है डिटो क्वेश्चन। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बोथ एंड्स आर क्लैम्प्ड, मतलब कॉलम के दोनों एंड अगर फिक्स होंगे तो वहाँ पे बकलिंग की समस्या या फिर बकलिंग का लोड आने की शक्यता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, बोथ एंड्स आर क्लैम्प्ड। 39वां एमसीक्यू है, द रेडियस ऑफ मोहर्स सर्कल इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इसका आंसर जो है वो आपको बताना है कमेंट में कि मोहर सर्कल की जो रेडियस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस के इक्वल टू है या फिर नहीं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं किस तरीके से जो उसको पसंद आया नहीं आया, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और अगर आप कोई भी वीडियो ऐसा चाहते हैं जो कि आपकी पसंद का हो और आपको जल्दी टॉपिक में चाहिए तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। वैसे हमारे 3D मॉडल्स वाले वीडियो भी यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें आपको 3D में कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से मकान फाउंडेशन से लेकर पैरापेट तक बनता है, किस तरीके से बीम कॉलम काम करते हैं। तो ये सारा वीडियोस भी जो है वो आपको इस चैनल में मिलेगा, तो आप जा कर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो है वो शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर बेंडिंग मोमेंट्स में स्लोप होगा तो शियर फोर्स में भी कोई लाइन होगी तो उसके ऊपर से हम लोग स्लोप जो है डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, शियर फोर्स। और लास्ट एमसीक्यू है, एट द न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस इज। तो न्यूट्रल एक्सिस पे ना होगा बेंडिंग, ना होगा कंप्रेशन, ना होगा टेंशन, किसी भी तरीके का फोर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, कंडीशन होगी ज़ीरो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और एमसीक्यूज काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे।
तो इससे पहले हमने कई सारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में भी, सिविल इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसके बारे में वीडियोस बनाए हैं। तो आप उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।